वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विगत पिछले कुछ दिनों से मैं ऑल इंडिया के जो एसआई बैच के जो पुराने बैच थे उनके ऑनलाइन फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे। उन एग्ज़ाम की व्यस्तता के कारण मैं कुछ वीडियोस आप तक नहीं पहुंचा पाया। सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर सीरीज है वही आप तक केवल पहुंच रही थी, जिस कारण से जो करंट बैच में जो स्टूडेंट जो आगामी अगले वर्ष होने वाली परीक्षा जो यानी कि जो करंट बैच है जिसमें बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी कोर्स कर रहे हैं एसआई डिप्लोमा का, उनके लिए सेकंड पेपर के कुछ नोट्स में थोड़ा डिले हुआ एग्ज़ाम की वजह से। मैं आज से फिर से सेकंड पेपर लेकर के आप सभी के सामने आया हूं और आज मैं एक महत्वपूर्ण बीमारी फूड बॉर्न डिजीज़ यानी कि लेथरिज्म, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सेकंड पेपर का, उसे मैं आप सबके सामने लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ने इसे अच्छी तरह से नोट करना है और ध्यानपूर्वक समझना है। जहां कहीं भी किसी को समस्या हो, मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि मैं 2-1 दिन में आप सभी को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑनलाइन आने का एक मैसेज दूंगा, जिसमें आप सभी लोग अपनी पिछली जितनी भी टॉपिक्स रहे हैं मैंने पढ़ाया हो या आपकी सपना मैडम ने नोट्स आपको अवेलेबल कराए हों, उनमें किसी प्रकार की कोई समस्या क्वेरी वगैरह है तो मैं एक दिन ऑनलाइन आ रहा हूँ। मैं भी रहूँगा, सपना मैडम भी रहेंगे, आलोक सर भी रहेंगे और आप सभी उन से ये उम्मीद रहेगी कि आपको जो भी कहीं समस्या उत्पन्न हो रही है उसे ऑनलाइन आप पूछ सकते हैं। और भी तैयारी चल रही है कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाए, जिससे आप सभी हम किसी जूम ऐप या जियो मीट ऐप पर एक बार 1 घंटे के लिए एकत्रित होंगे और उसमें अपनी सारी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के टॉपिक में मैं चलता हूँ। महत्वपूर्ण बीमारी है फूड बॉर्न डिजीज़, जिसका नाम आपने लेथरिज्म आपके सेकंड पेपर का टॉपिक है, जो अक्सर आपके सेकंड पेपर में पूछा जाता है। इस बीमारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं लेथरिज्म की ओर। लेथरिज्म, आपने जैसा सुना कि लेथरिज्म एक फूड बॉर्न डिजीज़ यानी कि जो मिलावटखोर होते हैं, जैसे व्यापार जो खाने पीने की चीज़ें बेचने वाले व्यापारी होते हैं, उसमें कुछ मुनाफा कमाने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब उसमें मिलावट करने का मतलब, जैसे कि लेथरिज्म एक खेसारी की दाल, खेसरी की दाल कहीं कहीं बोलते हैं, चटरी मटरी की दाल बोलते हैं कहीं कहीं पर। ये सभी एरिया लोकल एरिया में अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। वैसे ज़्यादातर खेसरी की दाल या खेसारी की दाल के नाम से इसे ज़्यादा जाना जाता है और उससे लेथरिज्म नाम का एक रोग उत्पन्न होता है। ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। ये एक प्रकार का विष होता है और जो खेसरी की दाल होती है वो सेम मिलती जुलती दाल होती है अरहर की दाल की तरह। जो भी किसान अपने यहाँ उगाता है अरहर की दाल और बड़े बड़े व्यापारियों को बेचता है, और बड़े व्यापारी उसी अरहर की दाल की तरह हूबहू खेसरी की दाल होती है, जो जिसमें लेथरस सटाइवा नाम का एक विष पाया जाता है, जो कि धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह ये मनुष्य के शरीर में काम करता है, उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और धीरे धीरे वो शरीर के निचले अंगों पर यानी कमर के निचले अंग यानी कि पैरों पर वो अपना प्रभाव दिखाना स्टार्ट करता है। तो कुछ मुनाफे के लिए जो व्यापारी हैं, जो मिलावट करते हैं, उसकी वजह से लेथरिज्म होती है। इसीलिए इसे खाद्य फूड बॉर्न डिजीज के नाम से या खाद्य जनित बीमारी के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें इसका एजेंट कौन है? लेथरस सटाइवा एक विष होता है, केसरी की दाल में अपने आप स्वतः ही उग जाता है और ये धीरे धीरे जो लोग खेसारी की दाल या खेसरी की दाल का सेवन करते रहते हैं प्रॉपर, उनके लिए ये लेथरस सटाइवा उनके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। अटैक करने पर उनके शरीर में क्या समस्या आती है? तो इसमें कई प्रकार की स्टेज यानी कि लगभग 4 से 5 स्टेज इसमें ये बीमारी अपनी एक शून्य अवस्था से चरम अवस्था की ओर, यानी कि पहले आदमी को कुछ पैर में दर्द, फिर इसके बाद स्टिक की सहारा लेना, फिर रेंगना, इस प्रकार की है। तो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाता हूँ कि लेथरस सटाइवा उससे कैसे धीरे धीरे स्टेज उसकी बढ़ती जाती हैं और कैसे इस पर हम निजात पा सकते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट है।
तो आज इस बीमारी की पूरी डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इसका एजेंट लेथ्रा सटाइवा नाम का विष है, जो कि स्वतः ही नर्वस सिस्टम पर अटैक धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह करता है, और उसके बाद में ये मनुष्य को विकलांगता की ओर यानी कि रेंगने की अवस्था तक लेके जा सकता है, जब इसकी स्टेज एकदम पीक में होती है, यानी कि अपनी चरम सीमा पर होती है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि मिलावटखोर के कारण ही ज़्यादातर ये रोग फैलता है, और इसमें इसकी नैदानिक अवस्थाएं, अगर इसके क्लिनिकल फीचर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि 5 नंबर के शॉर्ट नोट में आपसे इसकी क्लिनिकल फीचर्स यानी कि नैदानिक अवस्थाएं पूछी जाती हैं। तो इसमें आपको सारी स्टेजेस के बारे में इसका लिखना है कि ये स्टेज कैसे आपके शरीर में ग्रोथ करता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाता हूँ कि यह लगभग 15 से 45 वर्ष की उम्र के बीच में ज़्यादा फैलता है और अपना ज़्यादा शिकार बनाता है। पुरुष महिला से इसमें कोई वो नहीं होता है कि पुरुषों को अधिक होगा महिलाओं को नहीं होगा। ये खेसारी की दाल सेवन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। वैसे औसतन एज 15 से 45 वर्ष के बीच में अधिक होती है। तो इसमें एक जो इस खेसरी की दाल का सेवन करने वाले व्यक्ति हैं, उसमें सबसे पहली स्टेज का नाम होता है गुप्त अवस्था। गुप्त अवस्था में स्थिति ये आती है कि व्यक्ति दाल का सेवन कर रहा है, तो वो कुछ जब उसका विष उसके शरीर पर अटैक करता है तो वो कुछ झटके लेके चलना स्टार्ट करता है। झटके लेके चलने का मतलब हुआ कि हल्का सा पैर में पंजों में दर्द हो रहा है तो वो झटका लेके चल रहा है, तो उसे हम लेटेंट स्टेज कहते हैं। लेटेंट स्टेज का मतलब मैं इसको परिभाषा के रूप में बताऊंगा कि ये बीमारी चिन्हों को साफ साफ पता नहीं चल पाता है, यानी कि जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसको सही ढंग से नहीं समझ सकता है। व्यक्ति सोचता है कि पैर में मोच आई होगी या उल्टा सीधा पैर पड़ गया होगा, उसकी वजह से वो पैरों में दर्द हो रहा है, तो इसलिए उसमें उसको कुछ समझ में नहीं आता है और वो झटके लेके चलता है। फिर थोड़ी दिनों में अगर दाल का सेवन प्रॉपर चल ही रहा है तो वो कुछ दिनों में नो स्टिक स्टेज की स्टेज आ जाती है, यानी कि बिना लाठी की अवस्था। बिना लाठी की अवस्था में इसमें रोगी व्यक्ति को चलने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होने लगती है और वह झटके लेकर चलना, यानी कि जिस पैर में चोट है तो उससे कम जोर देकर खड़े हो पाना, और जिस पैर में उसके दर्द नहीं हो रहा है उस पर ज़्यादा जोर देना। तो जाहिर सी बात है कि वो झटके लेकर चलने की उसकी स्थिति आ जाएगी। यानी कि पहली स्टेज थी लेटेंट, उसमें हल्का फुल्का दर्द महसूस हो रहा था। दूसरी स्टेज आ गई तो उसमें इसे थोड़ा सा झटके लेके यानी नो स्टिक स्टेज पे उसको झटका लेके चलने की स्थिति आई, और थोड़ी बीमारी पुरानी होने पर यानी कि और इस विष का असर बढ़ने पर वो एक लाठी की यानी 1 स्टिक स्टेज की अवस्था में आ जाता है। 1 स्टेज के में उसे अब किसी स्टिक की सहारा लेना पड़ रहा है या पैर के अंगूठे के बल या पंजे के बल चलने की उसे आवश्यकता पड़ जा रही है और सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि अब वो जिस पैर में दर्द हो रहा है उस पैर से ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उसे एक लाठी की अवस्था कहा जाता है और उसे उस पैर के लिए एक स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। और स्थिति बिगड़ने पर उसे 2 लाठी की अवस्था, या हम ये कह सकते हैं कि बैसाखी की अवस्था कह सकते हैं, कि दोनों कंधों के बीच में स्टिक को फंसाना या बैसाखी को फंसाना और तब चलना स्टार्ट करना, यानी कि दोनों पैरों में दर्द स्टार्ट हो चुका है और वो व्यक्ति बिना किसी सहारे के अब नहीं चल सकता। और स्थिति गंभीर हो जाने पर यानी कि बीमारी चरम सीमा पे आ जाने पर यही बीमारी अब रेंगने की आवश्यकता, यानी कि जिसे हम मतलब व्यक्ति कमर के नीचे के हिस्से में अब चल नहीं सकता है, वो उसे सिर्फ रेंग करके चलने की आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद ये स्थिति आने पर यानी रेंगने की आवश्यकता आने पर या अवस्था आने पर उसे ये कह सकते हैं कि इस लेथ्रा सटाइवा का विष उसके नर्वस सिस्टम पर पूर्णतया हावी हो चुका है और वह व्यक्ति नीचे से पैरालाइज हो चुका है। तो ये 5 स्टेज थी आपकी, यानी लेटेंट स्टेज से रेंगने की अवस्था यानी कि क्राउलिंग स्टेज आ गई इसकी। तो इसमें ये स्थिति आ गई कि अब वो पहले झटके लेके चल रहा था, वो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट था, और लास्ट में जब ये बीमारी यानी लेथ्रा सटाइवा ने उसके शरीर पर पूरा आक्रामक बना दिया है उसके शरीर को, तो वो एक रेंगने की अवस्था में आ गया। अब वो एकदम लाचार हो चुका है और उसे किसी प्रकार की अब सहायता की अति आवश्यकता है।
तो ये था लेथरा सटाइवा के बारे में कि लेथरा सटाइवा कैसे नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद में मनुष्य के शरीर में या खाने वाले व्यक्ति यानी रोगी के शरीर में वो कौन कौन सी स्टेजेस लेकर के आ सकता है। अब इसकी बात आई प्रिवेंशन और कंट्रोल की कि ये प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे होता है। ट्रीटमेंट मैं बाद में बताऊंगा। तो प्रिवेंशन के अंतर्गत पहला तो ये है कि मिलावट की चीज़ों से बचना चाहिए। मिलावट की पहचान, वो दाल की पहचान के लिए वो हूबहू दाल होती है, उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आप सही दुकान से या सही पंसारी के यहाँ से ही दाल का उपयोग करें, खरीदें, जिससे मिलावट की आशंका बहुत ही कम हो। पहली तो ये स्टेज है। दूसरा ये है कि अगर हमें प्रिवेंशन करना है, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो कटरी के क्षेत्र यानी कि जो निचले तराई वाले क्षेत्र होते हैं, जहां पर इस प्रकार का जलवायु ही है कि आप चाहे जितना अच्छा उगाएं, वो चटरी मटरी की दाल वहाँ पे स्वतः ही दाल में उगाती है, जिससे वो लेथरा सटाइवा नामक विष उसमें अपने आप बन जाता है। तो उसका दो उपाय है जिसे हम अपना करके इस लेथरा सटाइवा नामक विष से निजात पा सकते हैं। तो पहला है पर बॉइलिंग, यानी कि हम इसे दाल को उबाल करके या उसनना इसको बोलते हैं, उसना करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि रात भर के लिए दाल को नींबू के पानी में भिगो कर रखना होता है। ठीक है, रात भर दाल को नींबू के पानी में भिगो कर रखा गया और इसके बाद उस दाल को उबालते हैं। इसके बाद उस दाल को उबाला जाता है और वह दाल अपने आप विष रहित हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब भी अरहर की दाल तैयार होती है तो उस दाल को तैयार करने के पहले उसे दाल को रात भर पानी में नींबू के पानी में भिगो कर रखा गया, जिससे दाल फूल गई, उसके विष का असर थोड़ा सा उसमें आ गया पानी में और वह पानी बह गया। इसके बाद दाल को उबाल दिया गया, यानी कि हल्की सी स्टीम में स्टीम दिया गया और उस दाल को सिखा करके स्टोर कर लिया गया और इसके बाद में उसको अच्छी तरह से पका के खाने के लिए, जब भी उसका उपयोग करना हो, अच्छी तरह से उसको पका करके और खाएं, जिससे उसका विष नष्ट हो चुका होगा। एक स्थिति ये थी। दूसरा है स्टीपिंग मेथड, यानी भिगोकर उबालना। इसमें ये होता है कि इसमें दाल को उबलते हुए पानी में 2 घंटे के लिए, उबलते हुए पानी में 2 घंटे तक रखा जाता है। उसके बाद उस दाल को एक साफ पानी से धोकर सुखा लिया जाता है। उबलता हुआ पानी है, उसमें दाल को डाला गया, डालने के बाद में उसे सुखा लिया गया और मतलब साफ पानी में धुलने के बाद सुखाया गया और सुखाने के बाद फिर से दाल का उपयोग करने के लिए आप उसको अच्छी तरह पका कर ही खा सकते हैं। यहाँ पर दाल को उबालने की बात आएगी और गर्म पानी में डालने की बात है, तो जो फली के साथ में दाल होती है, जैसे अरहर की दाल है, अपनी फली में मिला हुआ है, यानी कि उस दाल को सफाई नहीं की गई, उसके बाद में उसको उबाला जाता है, स्टीम किया जाता है। जैसे तो दाल अगर पकाई जाएगी तो दाल अपने आप घुल जाएगी और वो दाल बन जाएगी उसकी। तो इसलिए उसको हल्का सा 2 घंटे तक, जैसे उबलते हुए पानी में बात आई, तो वहाँ पर उसको फली सहित डाला जाता है। बाद में फली को हटाया गया, सुखाया गया धुलने के बाद में और अपने आप स्टोर कर लिया गया। जब भी उसको पका के खाने की बात है तो उसको अच्छी तरह से ढंग से उसको पकाया जाए। कोशिश किया जाए कि इसे कुकर में ना पकाया जाए, किसी ऐसे बर्तन पकाया जाए कि जिसको देर तक उसको घोट करके पकाया जाता है उस दाल को, और इसके बाद में ही उसका उपयोग किया जाता है। तो इन दोनों स्थिति में आपने देखा कि दोनों में नींबू के पानी की आवश्यकता जरूर पड़ी, नींबू के पानी का ही उपयोग किया गया। तो ये 2 स्थिति थी कि जहाँ पर इस प्रकार की जलवायु या इस प्रकार का ही वातावरण है जहाँ पर खेसारी की दाल ही उगती है, तो वहाँ पर आप इन दोनों मेथड्स का उपयोग करके आप खेसारी की दाल के विष से यानी लेथरा सटाइवा के विष से बच सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट की अगर बात आती है तो ट्रीटमेंट एकमात्र इसका उपयोग है कि विटामिन सी 500 mg की टैबलेट को 7 दिनों तक एडल्ट को खाने को दी जाती है प्रतिदिन एक, और इसके बाद वो 7 दिनों तक खाता है। उसके बाद वो इस रोग से मुक्ति पा जाता है और उसके पैरों में फिर से जान आ जाती है और वो अपना चलने लगता है। लेकिन ये स्थिति होती है कि रोग की 1 स्टेज 2 स्टेज या 3rd स्टेज तक आते आते अगर रोगी को जल्दी से जल्दी पहचान लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। रेंगने की अवस्था आने पर डॉक्टर को थोड़ा और ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो ट्रीटमेंट की व्यवस्था करके वो उस रोगी को बचाया जा सकता है। और इसमें प्रभावित क्षेत्र जो है तो वो इसका जो प्रभावित क्षेत्र है कटरी का क्षेत्र, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, उड़ीसा,
और ये सर्वाधिक इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अब अगर हेल्थ एजुकेशन की बात की जाए, स्वास्थ्य शिक्षा की अगर इसकी बात की जाए इस रोग से बचने के लिए या इस रोग के जानकारी के लिए, तो इसमें खेसरी की दाल के विषय में जानकारी होना लोगों को अति आवश्यक है। अगर इस रोग की ज़्यादा पहचान मतलब इस दाल की, खेसरी की दाल की पहचान है लोगों को, तो इस रोग से वह स्वतः ही बच सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। और लोगों को इसकी जानकारी देना भी उनका अति आवश्यक कार्य है वहाँ के लोगों का, कि खेसरी की दाल, और जो मुनाफाखोरी करने के लिए व्यापारियों को है कि वो कुछ पैसे कमाने के लिए स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको इससे नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि लेथरिज सटाइवा नामक इस विष के बारे में और लेथरिज के बारे में आप सभी को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो रही है इस लेथरिज सटाइवा के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का जवाब आपको तत्काल दिया जाएगा। और किसी अभी 2-1 दिनों में मैं ऑनलाइन आपसे जो मीटिंग ऐप पर आपसे सामने आता हूं, जिसमें अगर आपको कोई समस्या उत्पन्न हो रही है इस संबंधित या पिछले टॉपिक्स के बारे में, तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। इससे आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा।